बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही थी और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में, ये कहा जा रहा था कि पहुँच जाएंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इसकी तरदीद की है। एक तो इमरान खान साहब की बहनें पहुँची अडियाला जेल में, तो इसमें 2-3 डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। एक उनके बेटों के वीज़ा के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो केस चला वो, कि उनकी जो जमानतें हैं 9 मई के मामलात में, और दूसरा शौकत खानम में क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की बहन ने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और उन्होंने बताया बिल्कुल चंद दिन पहले की ये बात है कि एक बहन इमरान खान से उन्होंने देखा उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था, और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था। वो कहती हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका वज़न कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। वो वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद हैं। उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वही आदमी जाएगा ना जो बिस्तर पे पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहाँ से आई कि गंडापुर ने दरख्वास्त की है कि शौकत खानम में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। ये खबर एक्चुअली इस तरह से आई थी कि गंडापुर साहब ने कोई दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें वहां पे दाखिल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरख्वास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज हैं वो आए और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए। इस पे जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम MPs MNAs जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पे बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहां पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब के बेटों के नाइकॉप के हवाले से, देखिए नाइकॉप वाला मामला तो लटका हुआ है, वो तो लंबा चलेगा, लेकिन उनके बेटों को वीज़े भी फराहम नहीं किए जा रहे और ये मामला लगातार हुकूमत की जानिब से लटकाया जा रहा है। तो हुकूमत ये देख रही है कि कब वीज़े फराहम करने हैं उनके बेटों को। मेरे ख्याल में हुकूमत ये फैसला तब करेगी जब चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाएंगी, और तब वो उनके बेटों को आने की इजाज़त देगी और इमरान खान से मिलने की इजाज़त देगी। हुकूमत ऐसे मौके पर नहीं आने देगी जब मामला ज़रा गर्म हो। जो मुझे दिखाई देता है वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था, और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारक बाजवा साहब, 2 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी जमानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामलात थे। यानी एक पुलिस वाला कहता है कि वो सोफे के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो जमानत है 9 मई में, उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें जमानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याया अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो जमानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहाँ पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं इतना कानूनी मामलात को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूँ इस हवाले से, लेकिन जो चीज़ें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूँ। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफे के नीचे घुस गया,
और ये पुलिस वालों ने इस तरीके से इमरान खान साहब की साजिश पकड़ी, फिर कभी रिपोर्ट भी नहीं की, फिर कभी जय वकुआ पे भी नहीं गए, फिर उसके बाद कभी किसी को बताया भी नहीं, और जब बताया तो उसके बाद भी कोई वहां पे नहीं गया, किसी ने जाके इलाके का नक्शा नहीं बनाया। पुलिस वालों को यह भी नहीं पता था कि मेन दरवाजे से लेकर अंदर इमरान खान के कमरे तक 20-25 मीटर का फासला होगा, 20 मीटर का फासला होगा, तो वो कहते नहीं 300 मीटर तक का फासला उन्होंने बता दिया। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जो हाईकोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने वहां पे इमरान खान साहब को जमानत नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करें। बहरहाल 19 तारीख अब दी गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन पे मुनसर है कि वो कितना ज्यादा इन टेक्निकल इश्यूज को उठाते हैं और कितना ज्यादा हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को वहां पे बेनकाब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी को बिल्कुल कादी फायद ईसा बनना होगा। अगर तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जजेस और पुलिस और पूरा जो इंतजामी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज ना हो, तो फिर उन्हें हर हाल में मेरिट्स जो है वो डिस्कस नहीं होने देने चाहिए, यानी उन्हें कोशिश करनी होगी बिल्कुल कादी फायद ईसा की तरह बन जाए और कोई ऐसी बात सुने ही ना, और बल्कि सुनने से इनकार कर दें जिस बात पे इंसाफ हो सकता हो या जिस बात के ऊपर कोई सवाल उठता हो, वो सवालात ही उठने ना दें। इस लेवल पे उन्हें जाना होगा। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कितनी तैयारी करके जाते हैं। बहरहाल इन्होंने वकला ने इस केस को बहुत ज्यादा एक्सपोज भी किया है। नादरीन, एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर आसिम मुनीर साहब ने जो एक तकरीब से खिताब किया, यहाँ पे कोई 100 से 150 लोग मौजूद थे और ये पाकिस्तानी थे, इन्हें इकट्ठा करके लाया गया था। तो आसिम मुनीर साहब ने गालिबन टैंपा में ये खिताब किया है और वहां पे मुख्तलिफ हवालों से उनका खिताब मुतनाज़े हो गया। अब कोई वीडियो तो है नहीं, ये जो लोग जिन्होंने सुना उन्होंने यहाँ के बाहर रिपोर्ट किया और उनके जरिए से ये मीडिया के अंदर खबरें छप गई। अब वो खबरें छपने के बाद कहीं से तरदीदें आ रही, कहीं से तस्दीकें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि आर्मी चीफ साहब ने भारत को अमरीकी सरजमीन पर खड़े होकर चैलेंज ज़रूर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को चैलेंज किया। अच्छा, भारत को इस बात में बड़ी तकलीफ हो रही है, वो ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक दोस्त मुल्क है अमेरिका, उसकी सरजमीन पे खड़ा होकर हमारा एक दूसरा जो मुल्क है पड़ोसी वो हमें धमकियां लगा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा एक नेगेटिव उन्होंने कहा। लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात कर रहे थे, वो कोई अमेरिकन से तो बात नहीं कर रहे थे, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो बातें की उनमें दो चीजें बड़े उनके बयान जो हैं वो वायरल हुए। एक के ऊपर तरदीद आ रही है, एक ये कहा जा रहा है कि जी मर्सिडीज और डंपर ट्रक का जो है ना, इन्होंने मिसाल दी है आर्मी चीफ ने कि एक डंपिंग ट्रक, पाकिस्तान की मिसाल उन्होंने कहा ऐसे जैसे एक डंपर ट्रक है जो बहुत माल लेकर जाता है, वो लेकर जाता है सामान, और इंडिया की मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि जैसे वो एक नई नवेली मर्सिडीज है जो हाईवे पे आ रही है, और अगर इनका तसादुम हो जाए तो फिर नुकसान किसका होगा, ये सवाल आर्मी चीफ ने पूछा। फिर कुछ एटमी हथियारों के हवाले से भी भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि धमकी आर्मी चीफ ने लगाई। अब ये जो आर्मी चीफ ने धमकी लगाई, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सबूत भारत के पास है, लेकिन एक चीज और जो अंदर से रिपोर्ट हुई है कि आर्मी चीफ का ये कहना है कि वो मिसाइल मारकर जो 10 मिसाइल मारे तो भारत के अंदर जो डैम्स बने हुए हैं उनके स्ट्रक्चर तबाह हो सकते हैं। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो जो उनका खुलासा है मैं आप तक पहुँचाता हूँ क्विकली। और कुछ खबरें बहुत बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मुकम्मल किया चाइना में और वो वापस रवाना हो गए। जो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयरबेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत सारे टाउटों ने दावे भी किए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश भी की थी, लेकिन फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ों पे ही रखा हुआ है। वो अपना काम निकाल रहा है फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से, और वो अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, अपना काम भी निकलवा रहा है, और उसके बदले में पाकिस्तान को मिल भी कुछ नहीं रहा। ना हमें कोई अवामी सतह पर रिलीफ मिला, ना पाकिस्तानियों की इकॉनमी बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बड़ा फ़ायदा हुआ। इंडिया ने पानी रोका हुआ है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला इसमें, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अपनी डिक्टेटरशिप मजबूत करने का मौका मिला है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब वापस चले गए। अमेरिका को क्या मिला चीन के दौरे में? देखिए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं। आपको मैं दावा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बहुत कामयाब था तो नहीं, ये एक एवरेज दौरा था जो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग चाहते थे चीन के दौरे में भी उन्हें नहीं मिली। और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त जो सदर चीन में आया ये बहुत कमज़ोर है। यानी इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे तो वो एक मजबूत सदर के तौर पे गए थे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत वहाँ पे है नहीं अमेरिका में, और चाइनीज़ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर पे जो एक प्रेस टॉक की उसमें जो सवालात के जवाब दिए, वहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दौरा किया एक बहुत ताकतवर मुल्क का। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुलझा हुआ एटीट्यूड है ये ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, तारीफ़ें करते हुए और ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम उठा के रखी और वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो मशहूर हैं दुनिया में। वो ज़बरदस्ती जप्पियाँ भी डाल लेते हैं, हाथ भी दबा लेते हैं, खींचते भी हैं लोगों को और अजीबोगरीब किस्म के जुमले भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े तहम्मुल वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी के तौर पर दिखाई दिए चीन के दौरे के दौरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की तमीज़ का मुजाहरा किया जैसी तमीज़ का मुजाहरा अमरीकी हुक्मरान जब चीन पहुंचे तो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह वहाँ मुजाहरा किया। जंगबंदी नागुज़ीर है, चाइना ने यह कहा और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और साथ में ये भी ईरान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने। यानी जो एटमी सलाहियत ईरान का होना है इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत नहीं बनने देंगे। लेकिन चीन ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताइवान के हवाले से अमेरिका बड़ा खुलकर हमेशा ताइवान की सपोर्ट करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की, उस हवाले से भी कोई ख़ास बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जो है वो एक बाग की सैर करवाई गई, डोनाल्ड ट्रंप को बतखों वाली टेबल के ऊपर जो है वो खाना खिलाया गया। तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, खिलाया पिलाया अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा होगा ये दौरा, मूड के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हासिल नहीं किया। ट्रंप से जब ताइवान के हवाले से सवाल किया गया तो ट्रंप ने उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोल मोल करते रहे। बल्कि ट्रंप ने यह कहा कि सदर शी ने भी मेरे से पूछा, तो ट्रंप ने इस पर बात नहीं की और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं बात नहीं करता और मैं सोचता नहीं ना। फिर एक और जो सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से वो ये था कि चीनी सदर क्या डिक्टेटर है? अमेरिका में ये कहा जाता है, बार बार इस पर प्रोपेगेंडा भी होता है कि चाइना के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है और एक डिक्टेटर वहाँ पे हुकूमत करता है। तो जब ये सवाल चीन की सरजमीन पे अमेरिकी सदर से हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो यहाँ हुक्मरानी करते हैं, वो यहाँ के हुक्मरान हैं, बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो चीन से काफ़ी मरऊब नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप और वो दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहाँ पे चाइनीज़ सदर जब उठकर खिताब के लिए गए तो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे टेबल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल के देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज़ है और कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यूरी थी और क्यूरियोसिटी थी उनको कि मैं देखूं कि सदर शी की राइटिंग कैसी है, या उन्होंने ड्राइंग की है या क्या किया है। क्योंकि जब आपके सामने एक कागज़ और पेन पड़ा हुआ हो ना तो आप कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप एक्चुअली उस वक्त आपका दिमाग किधर था। सो सदर शी ने वहाँ पे जो भी लिखा या बनाया लाजमी बात है वो उनकी अपनी ज़ुबान में ही होगा। इंग्लिश में तो वो लोग नहीं करते काम, वो तो तर्जुमान भी अपने साथ रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खोल के देखना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में ये वायरल हो रहा है कि सफारती अदाब के खिलाफ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, आप उससे कोई भी तवक्को कर सकते हैं। सऊदी अरब में ना जो क्राउन प्रिंस है या जो बादशाह है उसको आप टच नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, फौरी तौर पर उनकी फोर्सेज एक्टिव हो जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे तकरीर करते हुए एक दिन जा रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान को जानबूझ के उनके कंधे के ऊपर टच करके ऐसे हाथ मार के वो गए और मुस्कुराते हुए ना कि देखो मैंने सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर उनके क्राउन प्रिंस को टच किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पंगे लेने का शौक है और वो लेते रहते हैं। अब प्यूटन जा रहे हैं जनाब चीन के दौरे के ऊपर। चीन का और रूस का एक बड़ा ज़बरदस्त इल्हाक है। रशिया एक बड़ी जो है वो दुनिया की ताकत है, उसके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा है और मिलिट्री के एतबार से वो एक ताकतवर मुल्क है। इकॉनमी के एतबार से रशिया जो है उसकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। और चीन के साथ उसका एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस भी है। अब फौरी तौर पे प्यूटन का दौरा है अगले हफ्ते चीन का, वो दौरा भी बहुत अहम होगा। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हासिल करने आए थे चीन में, अगर वो उन्हें नहीं मिलता और चाइना कोई रोल प्ले नहीं करता ज़ोर ज़बरदस्ती या ताकत के बलबूते पे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए,
तो जो आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में दोबारा से कशीदगी पैदा हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है और फिर चीन अपना रोल शायद प्ले कर दे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां जिनको दावा किया जाता है मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, उनके ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और वो यूएई के हवाले से ख़ास तौर पे है। पाकिस्तान के और यूएई के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मबनी है, लेकिन यूएई बहुत तेज़ी से इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर हुआ है। जितने भी इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सारे वहाँ पे मार्केटिंग का काम करते हैं यूएई में, बल्कि उनके ब्रांड एम्बेसडर भी इंडिया के एक्टर्स हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हो रही हैं वो इंडिया से आ रही हैं, और पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो इंडियन एक्टर्स के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो भारतीय कम्युनिटी ने वहाँ पे बहुत बड़ी जगह बना ली है दुबई में, वो पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पे सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए गए। ज़्यादा बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस उनसे बहुत बड़ी तादाद में हैं जो कारोबार करते हैं यूएई में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में। तो ये उनकी कुर्बत इंडिया के साथ बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में वहाँ से डिपोर्ट हुए। अभी कौमी असम्बली में ये बात मरवत साहब ने उठाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हज़ार लोग तो उनके अपने इलाके से जो है वो निकाल दिए गए हैं। और फिर उन्होंने कहा ये ख़ास मसलक के लोगों को, अहले तिशी के बारे में कहा जाता है कि उनको यूएई से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है और बहुत सख्ती की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को छुपा रही है, और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के साथ किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया अभी तक। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान में पहुंचे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये कहकर भेजा गया कि आप छुट्टी करें 3 महीने या 6 महीने, ये हालात बदलेंगे तो हम हमको बुलाएंगे, हम फिर फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। तो हमारे ताल्लुकात तो यहाँ पे हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फ़िज़ा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहाँ पे उन्हें सरांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फ़ौज, हमने डॉलर उनसे लिए, उसके बदले में हमने वहाँ पे फ़ौज भेजी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज्जत आप करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज्जत कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तिजारत और कारोबार चाहिए। वो अगर यूएई को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फ़ायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक बरादर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूर हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में, और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं। उनकी बात गश्त है कि इंडिया और यूएई कोई दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की, ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों की उसमें, और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया, गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। अब इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। देखिए ना, अब अफ़गानिस्तान के ऊपर हम फ़ौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं रहते, और अफ़गानिस्तान कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान पे हम फ़ौरन चढ़ाई कर देते हैं कि तुमने इंडियन से मुलाकात क्यों की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यूएई बेशुमार प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके ऊपर खामोशी है, बिल्कुल कोई इस पर बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को ना इस पर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और यूएई को ये बताना पड़ेगा कि हमारे शहरियों ने यूएई को बनाने में, उसको संवारने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यकमुश्त ये फ़ैसला करें और लोगों को अपने मुल्क से बेदखल कर दें। हमारा वहाँ पे हक है, हमारे शहरियों ने ये जितना कुछ आज यूएई के अंदर आपको दिखाई देता है, इसमें जितना इंडियंस का हाथ है उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया गल्फ़ ममालिक की तामीर और तरक्की में। हमने अपनी लेबर भेजी, अपने मेहनती लोग भेजे, और सस्ती लेबर ने वहाँ पे जाकर बेहतरीन काम किया, और ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अब जब ये मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो वहाँ से अगर पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत की एक नाकामी है, और ये एक खारजी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर इस मामले को यहाँ पे ना रोका गया तो नाजरीन, एक और ख़बर है, नवाज शरीफ ने अपने वज़रा को बुलाया। यानी वज़रा तो शहबाज शरीफ के हैं, काबीना शहबाज शरीफ की है, लेकिन नवाज शरीफ ने वज़ीरों को बुला लिया, उनके साथ डिस्कशन करनी है। ख़बरें मार्केट में ये चलाई जा रही हैं कि बजट के ऊपर डिस्कशन होगी। देखिए, नवाज शरीफ का बजट से कुछ लेना देना नहीं है, बजट से शहबाज शरीफ का भी कुछ लेना देना नहीं है।
बजट आईएमएफ ने बनाना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उसकी अप्रूवल देनी है कि जी ठीक है, ये बजट हमें मंजूर है, आप इसको पास कर दें, और फिर असेंबली ने उसको पास कर देना। नवाज शरीफ को बजट की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्होंने बजट में कुछ नहीं करना। ये जो मुलाकात हुई है ना, ये 28वीं आईनी तरमीम एक आ रही है, और 28वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो करने जा रही है कि सियासतदानों के हमेशा के लिए हाथ और पाँव दोनों कट जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों पर डिस्कशन के लिए अपनी पार्टी को बुला रहे हैं कि अवाम के अंदर तो हमारी मकबूलियत है नहीं, पब्लिक में हम जा नहीं सकते, और अगर ये तरमीम भी हमने कर दी तो उसके बाद हमारे पल्ले क्या बचेगा। ये सोच सियासतदानों के अंदर आती तो होगी, लेकिन क्योंकि जूते इतने इन्होंने पॉलिश किए हैं, अब इनके पास इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। फजलुर रहमान साहब को एक मरतबा फिर मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने कत्ल किया तो जिम्मेदारी रियासत की होगी, और तुम फंस चुके हो बहुत बुरी तरह, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, और रियासत भी मैसूर हो चुकी है, लोगों को भी फंसा दिया है। तो फजलुर रहमान साहब आप इसका हिस्सा थे। आपने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम अंजुम के कहने पर आपने बाकायदा सरबराही करके पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को साथ मिलाकर लोटे बनाने के बाद अपने लठ बरदार बंदों को इस्लामाबाद के हाउसेस के ऊपर चढ़ाकर आपने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया था। अब भुगतिए, आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया तो आप आजकल नाराज हैं। तो फजलुर रहमान साहब को लॉन्च किया गया है, नाराजगी क्या है, बस थोड़ा बहुत कुछ फजलुर रहमान साहब को मफाद मिल जाएगा तो उसके बाद वो चुप हो जाएंगे। अगर ज़्यादा रोला डालेंगे तो इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप मिल जाएगी, बलूचिस्तान में कुछ और मिल सकता है। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। बलूचिस्तान का मैंने तस्करा किया तो एक बहुत